अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, टैक्स और अवाम प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं, मगर आजकल बजट की और एमनेस्टी स्कीम की बातें अरूज पर हैं। हुकूमत एमनेस्टी स्कीम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कंपेन कर रही है और अपोजिशन बजट नामंजूर करने के लिए, नामंजूर होने के लिए अपना जोर लगा रहे हैं। बजट मंजूर होगा या नहीं होगा, बजट में क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं पिछले साल की निस्बत, और एमनेस्टी स्कीम किस तरह कामयाब होगी, उसमें क्या खामियां हैं, उन इनको दूर करने की ज़रूरत है। 30 जून से आगे तारीख जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, बजट मंजूर होने से पहले कौन कौन से ऐसे इकदाम है हुकूमत को जो करने चाहिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफदर अली गोंदल साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुकद्दम सुखैरा साहब, आप भी टैक्स माहिर अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं नुमान चौधरी साहब, आप CEO हैं नुमान एस्टेट एंड बिल्डर के। नाज़रीन, से पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करें, पहले माहिरीन की राय देखते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। जिस मुल्क में टैक्स इकट्ठा नहीं हो सकता, उस मुल्क की गवर्नमेंट कैसे चल सकती है। अब गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि वो अपना सिस्टम जो है वो रन अप करे और कहीं से पैसे उसको ना आए, ये हो ही नहीं सकता। देखना सिर्फ ये है कि आज से पहले जितना टैक्स जमा किया गया हमारे मुल्क में, क्या वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च हुआ है? अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए हमारी आवाम जो है वो अपसेट हो चुकी है और टैक्स देने से हर बंदा गुरेज करता है कि उसका टैक्स कौन सा उसके फ़ायदे में लगेगा। अब मेरी गुजारिश ये है स्पेशली गवर्नमेंट से कि इस एमनेस्टी को 30 तारीख से एक्सटेंड ना किया जाए, ताकि जिन लोगों को ये वहम है कि एमनेस्टी एक्सटेंड हो जाएगी, उनका वहम दूर हो जाए और उसके बाद 10, 12 दिन, 15 दिन गवर्नमेंट जो है वो कानून हरकत में लाए और जो टैक्स चोर हैं, जो असासा चोर हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। सारी आवाम को एक मैसेज जाए कि नहीं जी, गवर्नमेंट एक्शन कर सकती है, गवर्नमेंट के पास डाटा मौजूद है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो उसके बाद फिर एमनेस्टी स्कीम की जाए। तो गवर्नमेंट इस एमनेस्टी स्कीम में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन दे रही है, आवाम को उस फैसिलिटेशन से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमने इसको संभालना है, हमने इसको आगे लेके चलना है। देखिए कि 20 करोड़ में से अगर 20 लाख लोग टैक्स रिटर्न दे रहे हैं तो एकदम से 19 लाख लोग टैक्स रिटर्न में नहीं आएंगे, उसके लिए टाइम चाहिए होता है लोगों को अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करने में। जैसे कुछ लोग बैठ के मुल्कों में बैठे हुए हैं, वो भी इस टैक्स नेट में आना चाह रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो चाहते हैं कि हम अपने रिकॉर्ड्स को जो है डॉक्यूमेंटेड शेप में लेकर आएँ। तो इन तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड लेकर आना, ये करना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक मुश्किल काम है और बड़ा टाइम इसमें दरकार है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी इसमें जो दें। हम लोगों को, बिजनेसमैन कम्युनिटी को भी नेशनल काज में अपना कोई ना कोई शेयर डालना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो इस वक्त जो ICU में पड़ी हुई है। तो इस ICU से हमें निकालने के लिए मईशत को हमें बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, लॉ बाइंडिंग ऑफ पाकिस्तान, हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम कह लीजिए या टैक्स का डिक्लेरेशन का ऑर्डिनेंस कह लीजिए, ये मई के महीने में आया है। तकरीबन 1 महीने से भी कुछ कम का पीरियड मिला है टैक्स ये डिक्लेरेशन देने के लिए 30 जून 2019 तक। इसकी कम्प्लिकेशंस, इसकी इम्प्लीकेशंस डिस्कस करते हुए काफ़ी लोगों को टाइम लगा है और ये मज़ीद इसके लिए ऊपर टाइम चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसकी डेट 30 जून 2019 की बजाय टैक्स रिटर्नों के साथ अगर नथी कर देगी तो मुझे यकीन है कि हर दूसरे केस में टैक्स एमनेस्टी और अच्छा खातिरखा जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को मिल सकता है, क्योंकि टैक्स की जो डिक्लेरेशन है, इस ऑर्डिनेंस के जो आपने देना है, वो टैक्स की फ़ाइल खुलने के बाद पता चलेगा कि किन साहब को ये डिक्लेरेशन देना चाहिए या ये स्कीम अवेल करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को टैक्स जो अभी तक इकट्ठा हुआ है उसका कई गुना ज़्यादा मिलेगा अगर वो इसकी डेट टैक्स रिटर्न्स के साथ नथी कर ले। हर बंदा अगर अपनी जगह पे एमनेस्टी अवेल करना चाहे तो कोई 2-4 बंदे अवेल कर सकते हैं, बाकी लोगों का तो सर्कल भी रुक जाएगा। तो वो लोग जो रोज़ाना की बुनियादों पे पैसे कमाते हैं, वो लोग बेचारे कैसे इस एमनेस्टी को अवेल करेंगे। और सबसे बड़ी बेचैनी जो ताजर बिरादरी में पाई जा रही है वो इसी मसले पे है। तो इस डेट के हवाले से भी हम चाहते हैं कि भी लोगों में जो बेचैनी है वो डेट के हवाले से उनको इन्फॉर्म किया जाए। प्रॉपर इन्फॉर्मर सेल होने चाहिए, तो फ्रेंडली माहौल बना के लोगों को एतमाद में लेके लोगों से पैसे भी लिए जा सकते हैं, टैक्स भी वसूल किया जा सकता है। लोगों के लिए सहूलियात मुहैया करना गवर्नमेंट की, रियासत की अवलीन ज़िम्मेदारी है जी। उस ज़िम्मेदारी को मद्देनज़र रहते हुए लोगों को मेंटल पीस देना भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। और मेंटल पीस इस हवाले से देने का, अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसे कर देंगे, वो तो ठीक है, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन उनको एक ऐसा माहौल दें कि वो अपने आप को
کلیئر پوزیشن میں لا سکیں اور ان کے پاس ایسا ٹائم ہو کہ اپنے ٹائم فریم میں یہ کام کر سکیں. صفدر علی صاحب، بجٹ کافی عرصے سے زیر بحث ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بجٹ منظور ہوگا تو کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے، جن کو ایسے قانون جو ایسے پروین آ گئی ہیں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل ایوبی صاحب، بات یہ ہے کہ ٹیکس کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے، چونکہ اس کا لنک ڈائریکٹلی عوام سے ہے، تو عوام کو کچھ فیسیلیٹی بھی اس میں ہونی چاہیے، اور جو بزنس مین ہیں، جو لوگ درمیان میں انٹرپرینورز ہیں، ان کو بھی اس میں سہولت ملنی چاہیے. میرے خیال سے اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بزنس کرنے میں کافی دشواریاں ہو سکتی ہیں. میں آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں. جی کہ ابھی اسی بجٹ کے اندر انہوں نے ایک چینج کی کہ اگر آپ ان رجسٹرڈ پرسن کو سیل کرتے ہیں تو آپ نے اس کا نام اور CNIC نمبر انوائس کے اوپر پرنٹ کرنا ہے، اپنی انوائس کے اوپر، اپنی جو مینوفیکچرر جو سپلائر ہوگا وہ انوائس کے اوپر CNIC نمبر اور نام دے گا ان رجسٹرڈ کی صورت میں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی ظاہر ہے آپ کے کچھ ان رجسٹرڈ لوگ ہیں جو کہ اس میں ہیزیٹیشن فیل کریں گے، اور آپ کی جو سپلائی ہے اس میں وہ متاثر ہوگی. ظاہر ہے وہ آپ کی سپلائیز کم ہوں گی. اس کے علاوہ آپ نے لوگوں کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کرنے کے بجائے آپ نے کہا جی کہ اسی انوائس کے اوپر آپ نے اگر آپ نے جان بیچ رہے ہیں سے تو اس کا کاؤنٹ لکھنا ہے، اس کی اور بھی کافی اسپیسیفکیشنز آپ نے دینی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو بزنس مین ہیں ان کا جو ورک لوڈ ہے وہ بڑھے گا، اور ان کو مزید جو ہے وہ لوگ امپلائی کرنے پڑیں گے. مطلب یہ ہے جو کاروبار کرنے میں جو انوائس کا جو سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے وہ نقصان دہ ہے بزنس مین کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے نقصان دہ تو خیر ہم ہو سکتا ہے ان دی شیپ کہ اگر آپ ظاہر ہے آپ کی سیلز اگر اس سے متاثر ہوتی ہیں، سیلز کم ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کی انکم بھی کم ہوگی. انکم کم ہوگی تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے. یہ ہر سیکٹر کے لیے ہوگا، ہر بزنس کے لیے ہوگا، یا خاص اسمال انڈسٹری کے لیے؟ یا یہ اکراس دا بورڈ انہوں نے کر دیا ہے کہ اگر آپ ان رجسٹرڈ پرسنس کو سیل کرتے ہیں تو آپ نے اس کا CNIC نمبر آپ نے دینا ہے، یعنی کہ ریکارڈ آپ نے دینا ہے، انفارمیشن آپ نے دینی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں کے لیے انوائسز ایشو کرنے میں دشواری ہوگی، ٹائم ٹیکنگ ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ دوسرا جو میں خاص طور پہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے حوالے سے انہوں نے جو 5 زیرو ریٹڈ سیکٹرز تھے ان کا جو ریگولیٹنگ SR ہو جاتا 1125 اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اب اس میں جو چیئرمین FBR ہیں ان کے بقول، اور جو لاسٹ ایک سیمینار ہوا PC میں جس میں ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب بھی تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ 1200 بلین کی لوکل سیل ہوتی ہے، جس کے اگینسٹ ہمیں 6 ارب روپے جو ٹیکس ہے وہ ریونیو کلیکشن ہوتی ہے. اب اس پہ ہمارا چونکہ ہم زیرو ریٹڈ سیکٹر کو ڈیل کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ زیرو ریٹڈ سیکٹر کے حوالے سے جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ تو آلریڈی ٹیکسیبل ہے، جو آرٹیکلز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے. اب اس کے جو پچھلی کی سٹیجز ہیں اس کے اوپر سٹینڈرڈ ریٹ لگا دیا گیا، یہ ایکسپیکٹ کر کے کہ ہم یہ جو 1200 بلین ہے اس کے اوپر سے ہمیں بہت زیادہ ریونیو ہوگا. میں آپ کو کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں اگلے سال جو آ رہا تھا وہ بھی کم ہو جائے گا. نہیں، کم نہیں ہوگا، لیکن جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ اس لیے نہیں ہوگی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو سیکٹر ہے نا، میں آپ کو ٹیکسٹائل سیکٹر، یہ جو 5 سیکٹر ہیں اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا شیئر 65 to 70% ہے. ٹیکسٹائل کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ انہوں نے جو FBR کے پاس ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا اٹھاتے ہیں جو ریٹرنز ہم فل کرتے ہیں، سیل ٹیکس ریٹرن. ان کے جو ریٹرنز کے انیکزر سی ہیں انہوں نے فرام جنٹ، اسپننگ، اس کے بعد فیبرک، مختلف سٹیجز ہیں، ان ساروں کا ٹوٹل کیا، ساروں کا ٹوٹل کر کے اس اماؤنٹ کو 1200 بلین کیلکولیٹ کر لیا. حالانکہ وہ ایک ہی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، رائٹ فرام جننگ ٹو اینڈ پروڈکٹ. ٹھیک ہے، ان کو چاہیے یہ تھا کہ اینڈ جو پروڈکٹ ہے اس کا دیکھتے کہ اس کی سپلائی کتنی بڑھتی ہے، یا اس کو آپ جہاں سے بیس سٹارٹ ہو رہی تھی وہاں سے آپ شروع کرتے. آپ اگر سارے سٹیپس کو علیحدہ علیحدہ سے ان کو ایکیمولیٹ کریں گے اور اس کا 1200 بلین بنا کے آپ کہیں گے کہ اس سیکٹر کو اس سے ہمیں بہت زیادہ ریونیو اور اس میں لیکیج بہت زیادہ ہے، اس سے ہوگا کیا؟
2012-13 में आपने देखा जब नून लीग की हुकूमत ने इसी सेक्टर को, लोकल सप्लाई को रिड्यूस रेट कर दिया था। 26 अरब डॉलर जब एक्सपोर्ट थी, जब 26 अरब डॉलर थी, तो 26 से आप सीधा 13 पे आ गए। जी जी, 13 अरब डॉलर 2018 में 2018 में यही फैसला आपको फिर वापस लेना पड़ा। जी जी। तो ये जो फैसला किया गया है, इसमें रेवेन्यू इनकम उतना जनरेट नहीं होना, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स और ज्यादा कम होगी, और ये फैसला ये मुल्क के लिए नुकसानदेह, अवाम के लिए नुकसानदेह बहुत, बिल्कुल इसमें अवाम के जो है उसके लिए नुकसानदेह है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है। और इससे एक और चीज भी होगी, इसमें ये होगा कि जब एक्सपोर्टर जो है उसको पीछे से रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड रेट में मिलेंगे, तो उसको आपको रिफंड भी ज्यादा देना पड़ेगा, और वो एक रिफंड का सिस्टम हमारा वो मामला वो आपके सामने है कि किस तरह रिफंड। बिल्कुल ठीक है आपका जो मतलब मैं समझ गया हूँ। इस जो जीरो रेटेड पे 1125 SRO खत्म किया गया है या सेक्शन खत्म किया है, इसको दोबारा बहाल किया जाए। जी बिल्कुल बहाल करना चाहिए। मुकद्दम साहब, आपकी नज़र में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको इस बजट में आने के बाद मुतासर होंगे, जो पास होने के बाद मुतासर होंगे, और जो पहले ही डूबे हुए थे अंधेरों में, उनको बाहर निकालने के लिए, रोशनी में लाने के लिए क्या करना चाहिए? The primary sector जिसके लिए I believe you are here also is the property sector. जी जी। इन्होंने द न्यू बजट, इसने एक किस्म के रियल एस्टेट वाले जो इन्वेस्टर्स वगैरह, इन्हें तो किक आउट ही किया ना। जी जी, बिल्डर्स वगैरह सारे वो सारे फंस जो गए। प्लॉट्स पे उन्होंने 10 साल का वो लगा दिया लिमिट जी कि जी। 10 ईयर्स तक आप 75% ऑफ प्रॉफिट जो आपका ग्रोथ है उस पे आप टैक्स दोगे। जी जी। उसने तो इन लोगों की बेसिकली वो जो एक वर्क ऑफ स्टेज था ना, उसको खत्म कर दिया। जी जी। और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में 5 साल का इन्होंने कर दिया। तो ये जो लॉज इन्होंने अमेंड किए हैं और ये ज्यादा इंक्रीज किए हैं, तो ये जो इन्वेस्टर्स वगैरह तो सारे आपके यहाँ से निकल जाएंगे। जिसमें आपको ये भी देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी एक वाहिद सेक्टर है जिससे और बहुत चीजें लिंक्ड हैं। जी जी। सीमेंट इंडस्ट्री, आपकी ब्रिक इंडस्ट्री, सारी चीजें प्रॉपर्टी से बड़ी लिंक्ड है, और एक आपका लुक्रेटिव किस्म का ये बिजनेस है पाकिस्तान का। जी जी। और आपके बड़े फॉरेनर्स हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उनकी बहुत हम पैसे हैं जो यहाँ आके इन्वेस्ट होते थे। जी जी। जो कि प्रॉब्ली देयर गोना टेक देम बैक, कि ताकि यहाँ पे वही टैक्सेशन अगर वही चीजें करनी है, तो इनकी वो जो पहले 3 साल 2 साल वाला चक्कर था वो बेहतर था। और वो जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उनको उन्होंने अलाउ तो कर दिया 5 मिलियन से ज्यादा, लेकिन विद इन 45 डेज अब उनको फिर रजिस्टर भी कराना होगा। जी जी। और वो वाली चीज की वजह से बहुत बायर है जो सबसे बड़ा तो वजीर आजम पाकिस्तान का जो ख्वाब था 50 लाख मकान बनाने का, वो भी अब उसमें टैक्स लग गया है, तो वो मुतासर होगा, वो सेक्टर मुतासर होगा। लेकिन नहीं, खैर वो तो वो बना के उसी में रहेगा ना, वो बेचने के लिए नहीं बनाएंगे तो उसमें। लेकिन प्रॉपर्टी का जो कारोबार करने वाले उनकी मुश्किलात है। नुमान चौधरी साहब, आप तो इस सेक्टर से मुतासर भी हैं और काम भी करते हैं, ऊंच नीच को सबको जानते हैं, आप क्या समझते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर पे कौन कौन से पहाड़ गिराए गए हैं जिनको रोकने की जरूरत है? बात ये कि प्रॉपर्टी सेक्टर जो है 2016 से पहले माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका काम था, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही थी, ओवरसीज क्लाइंट भी बहुत ज्यादा खुश था। जी जी। लेकिन प्रॉपर्टी के जैसे भाई ने बात की है, हर बंदा की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में छोटी मोटी जरूर होती है, और ओवरसीज जितने भी हैं, दुबई में, सऊदीया में, यूके में, हर बंदे की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। जी जी। वो मतलब अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में कोई फ्रॉड ले लेते हैं। वो 2016 के पास है, अब तक कम हो गई है। अब जो थोड़ी बहुत रही कि सर्दी, वो इस बजट में आके अवाम की बिल्कुल ही जो उनकी उम्मीदें थी वो टूट गई हैं। होता ये है कि जो बंदा भी पहले फ्रॉड होता था, एक बार बंदा फ्रॉड ले लेता है, उसके बाद में दोबारा सेल आउट कर देता था। 2016 में टैक्स लगे, अवाम काफी मुतासर हुई, इवन 80 से 90% इन्वेस्टर तो उस टाइम भी भाग गया था। 400 अरब रुपए जहाँ से पाकिस्तान से निकल के दुबई चले गए थे, भी भाग गया था। जी जी। उसके बाद कुछ थोड़े बहुत थे जो कहते चले कुछ ना होने से होना बेहतर है, पिछले 3 साल वेट कर लेंगे, 3 साल जो वेट नहीं भी कर सकता, अभी चले 3-4 लाख प्रॉफिट आ गया है, उसमें से 20-25 हज़ार टैक्स दे भी दिया, गेन टैक्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। थोड़ा बहुत 10% नसर था। अब जब उन्होंने उसका टाइम पीरियड ही गेन टैक्स का 10 साल कर दिया है, फिर उसका जो प्रॉफिट रेशियो है वो 35% मिनिमम है, वो भी उन्होंने कर दिया है। अब देखिए, एक बंदा अगर फ्रॉड को लेता है उसमें से कितनी प्रॉफिट आ जाएगी उसकी, मतलब 1 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है, जी मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख 5 लाख मैक्सिमम आएगी। तो जब उसकी ट्रांसफर फीस ही आपकी 8-9 लाख रुपए होगी, फिर उस पर आप गेन टैक्स देंगे, जी जी, तो उसको बचेगा क्या? वो आराम से बैठ जाएगा, लेगा। वो उसके अकाउंट में जो पैसा था वो तो डेड हो गया, फिर सारा हर पैसा। बंदे ने एक अपना घर बनाना होता है। जी जी। और वो सैलरी पर्सन लोग तो बेचारे बना ही नहीं सकते, ओवरसीज होते हैं, किसी की मतलब वरासती प्रॉपर्टी आती है, वो मिलजुल के घर बनाते हैं, तो उसके जो पैसे आते हैं। और जब वो पहले जो लोग थे इन्वेस्टमेंट करते होते थे, उससे हुकूमत को फायदा था, जब हुकूमत को ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा था।
जी जी अब DHA की मिसाल ले लें, LDA की मिसाल ले लें। LDA के दफ्तर में आप चले जाएं, जब ट्रांसफरिंग हो रही होती है, रश लगा होता था, टाइम नहीं मिलता होता था, लोग 3-4 जब ट्रांसफर सेट हम जमा करवाते थे उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन का टाइम देते होते थे। अब आप जाके जमा करवा के जब मर्जी ट्रांसफर, रश ही कोई नहीं है। 200 अरब रुपया जो जनरेट हो रहा था इस प्रॉपर्टी सेक्टर से हुकूमत को रेवेन्यू की सूरत में, इसका मतलब है वो अब रुक जाएगा। सब रुक चुका है। अब ये देखें कि पहले जहाँ पे 250-300 ट्रांसफर DHA में हो रही थी, मिनिमम एक प्लॉट जो है ना 5 से 6 लाख हुकूमत को दे रहा था। जी जी, हुकूमत फायदा ही था ना, उसमें नुकसान तो नहीं है। एक तो उसमें मेन बेनिफिट पाकिस्तान का बेनिफिट था कि कौमी खजाने में पैसा आ रहा था, और फिर बाहर का पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उसमें रुपए की कदर में इजाफा हो रहा था, उसमें फायदा ही था। अब वो सारा पैसा लोग बाहर लेके जा रहे हैं, जो बाहर से पैसा आना बंद हो गया। इस वजह से प्रॉपर्टी के कारोबार को बहुत ज्यादा मुतासर हुआ। लेकिन अल्टरनेटिव में कुछ नहीं दिया कि अगर लोग इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। नहीं, वो मिनिस्ट्री स्कीम तो दी है आपकी प्रॉपर्टी वालों को दी है, उससे कोई आपको फायदा होगा सेक्टर का? मेरा नहीं ख्याल में इतना खास फायदा होगा, क्योंकि लोग जो प्रॉपर्टी के साथ लिंक कर रहे हैं वो बहुत कम है, ज्यादा उनको नहीं बेनिफिट होगा। क्योंकि प्रॉपर्टी का प्रॉपर जो कारोबार जो करने वाले लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके अब असल में मार्केट में बायर ही कोई नहीं है। जी जी, लेकिन नुमान साहब आप तो इस सेक्टर से लिंक हैं, उसमें आपका आना जाना तमाम दोस्तों से मिलना जुलना भी है, तो अब जिस तरह दूसरे सेक्टर कर रहे हैं, जिस तरह एप्टमा हो गई या टेक्सटाइल हो गई या शुगर वाले हो गए, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलकर उनको वफद मिलता है ये जनाब टैक्स है इनको ख़त्म किया जाए, इस तरह हम आपको रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं। तो आप तो प्रॉपर्टी डीलर हजरात हैं, वो तो एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं बजाय मुज़ाकरात के। वो जब एहतजाज होगा तो एहतजाज से कोई मामला सीधे हो सकते हैं। लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ आके। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।